आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन वाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं अर्थात जनन के अंतर्गत मानव में लैंगिक जनन के बारे में बताने जा रही हूँ। मानव एक जटिल बहुकोशिकीय जीव है, तो देखते हैं इसमें लैंगिक जनन की क्रियाएं किस प्रकार होती है और इसके लिए क्या विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं। तो हम जानते हैं कि मानव एक लिंगी जीव है, अर्थात इसमें नर तथा मादा अलग अलग जीवों में होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन की अवस्था होती है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि कक्षा 2 से 10 के बीच मानव शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है, उसके भार में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ उसके दूध के दांत टूट जाते हैं और उनमें नए दांत उग जाते हैं। ये सब परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन होता है जो सब मनुष्यों में एक समान होता है। लेकिन 10 से 12 वर्ष की अवस्था के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बालक और बालिकाओं को अलग अलग दिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि 10 से 12 वर्ष की अवस्था में ये जो परिवर्तन होता है इसको क्या कहते हैं और इसमें क्या होता है। तो ये हुआ किशोरावस्था या हम कह सकते हैं प्यूबर्टी, यौवनारंभ। परिभाषा इसका है बोर्ड मॉडल, एग्जाम में पूछता है कि यौवनारंभ क्या है। यौवनारंभ आपका बोर्ड मॉडल है परिभाषा में। तो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन को यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहा जाता है तथा इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। जो शुरू हुआ परिवर्तन, इस परिवर्तन को कहेंगे यौवनारंभ और ये अवस्था जो हुआ इसको बोलेंगे किशोरावस्था। अब है कि यह परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक समान होता है तो नहीं, परिवर्तन की अवस्था बहुत मंद गति से होती है और सबको एक साथ एक ही अवस्था में हो यह जरूरी नहीं है। किसी में यह कम ही समय में तीव्र गति से परिवर्तन हो जाता है, जबकि किसी व्यक्तियों में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसके साथ ही जैसे मनुष्य में विविधता होती है उसी तरह से लैंगिक परिपक्वता में भी विविधता होती है। यानी सभी के जैसे शरीर का शारीरिक संगठन भिन्न भिन्न होता है, उस तरह से ये जो परिवर्तन होते हैं वो भी अलग अलग व्यक्तियों में कुछ अलग अलग ढंग से होती है। तो हम ये देखते हैं कि एक निश्चित आयु में ही लैंगिक परिपक्वता क्यों होती है। ये क्वेश्चन है कि आखिर एक निश्चित आयु ही क्यों है जिसमें लैंगिक परिपक्वता होती है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। मनुष्य एक जटिल बहुकोशिकीय जीव है और इसमें विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट प्रकार के उत्तक या कोशिका होते हैं और उसी तरह से जनन कार्यों को करने के लिए लैंगिक जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको कहते हैं जनन कोशिका। इस तरह की कोशिका का क्या नाम थोड़ा बताए थे कि सारी कोशिकाएं दैहिक कोशिका होती हैं, लेकिन शरीर के युग्मक बनाने वाली कोशिका का नाम है जनन कोशिका। तो इस तरह से विशिष्ट जनन को कार्य करने के लिए या लैंगिक जनन करने के लिए जनन कोशिका होती है। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर, क्या होता है कि शुरू में शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, उसके वजन में वृद्धि होती है, प्राय लंबाई में ही, वजन में तो बाद में ही वृद्धि होती रहती है। तो जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होती जाती है, यानी बच्चा आप देखे होंगे कि बचपन में छोटा बच्चा कितना जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर में कमी होती है वैसे वैसे जनन कोशिकाएं परिपक्व होना शुरू हो जाती है। यानी जनन कोशिकाएं में मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं लैंगिक परिपक्वता। इसी कारण एक निश्चित आयु में ही लैंगिक परिपक्वता आती है। शुरू में
शरीर की लंबाई और भार में वृद्धि। बाद में, हालांकि भार में वृद्धि तो बाद में भी होता है, लेकिन जनन कोशिका के परिपक्व होने का समय कब आएगा? जब शरीर की वृद्धि दर रुक जाएगी। इसीलिए कहा भी जाता है कि अब इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इनमें लैंगिक परिपक्वता आ गया। तो जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर में धीमी हो जाएगी, लंबाई बढ़ना कम हो जाएगा, वैसे ही जनन कोशिका का परिपक्व होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी एक साथ एक विशेष काम, ये अलग काम हुआ, वो अलग काम हुआ। तो इस तरह से एक निश्चित आयु में ही लैंगिक परिपक्वता आने का कारण है जनन कोशिका की वृद्धि और शरीर की लंबाई में कमी। अब हम देखते हैं कि यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी की अवस्था, यौवनारंभ में बालक या बालिकाओं के शरीर में क्या कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके आधार पर हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग देखते हैं, बालक के शरीर में होने वाला परिवर्तन, फिर है बालिकाओं के शरीर में होने वाला परिवर्तन। तो सबसे पहले बालकों के शरीर में होने वाला परिवर्तन। बालक के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है? जब प्यूबर्टी की अवस्था आती है, यानी 10 से 12 वर्ष की अवस्था में, तो त्वचा तैलीय होने लगता है, चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं। फिर है कांख एवं जांघों के बीच बाल निकलने लगते हैं, आवाज़ भारी होने लगता है, दाढ़ी और मूंछ निकलने लगती है। ये है बालकों के शरीर में होने वाले परिवर्तन। बिल्कुल इसी तरह से पहले और दूसरे परिवर्तन बालिकाओं के शरीर में होते हैं, लेकिन एक दो अलग से भी हैं। तो देखें बालिकाओं के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला, त्वचा का तैलीय एवं चेहरे पर मुहासों का निकलना। ये सेम बालक में भी बालिकाओं में भी यही पॉइंट होगा। दूसरा, कांख एवं जांघों के बीच बालों का निकलना। ये पॉइंट भी दोनों में से यही होगा। लेकिन यहाँ आवाज़ का भारी होना, इसके जगह पर हम लिखेंगे उल्टा, आवाज़ का पतला होना। आवाज़ पतला हो जाता है। सिर्फ आवाज़ से भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि कोई लड़का का आवाज़ है या लड़की का आवाज़ है। तो आवाज़ पतला हो जाता है। दाढ़ी मूंछ तो लड़कों में निकलता है, लड़कियों में स्तनों की वृद्धि हो जाती है। और अगला पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जब हम अलग से तंत्र बताएंगे। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाती है, मासिक चक्र का प्रारंभ होना। ये हुआ कुछ परिवर्तन जो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में लड़कों या लड़कियों के शरीर में होता है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक लिंगी है, तो इसका मतलब है दोनों में जनन तंत्र अलग अलग होगा। तो हम देखें बारी बारी से, नर में होता है नर जनन तंत्र, उसी तरह से मादा में मादा जनन तंत्र। तो हम बारी बारी से दोनों जनन तंत्र का अध्ययन करें। लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हुआ। और अब हम सबसे पहले अध्ययन करें नर जनन तंत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं नर जनन तंत्र, इसकी रचना क्या है और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में आने वाला है। चलिए, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में मुख्य रचनाएं हैं वृषण, जो वृषण कोश में होती हैं, शुक्रवाहिनी, उसके बाद है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शीश्न, मूत्र जनन नलिका। बस इतना ही मुख्य रचनाएं हैं। ज़्यादा डिटेल आप लोग को 12 में पढ़नी है, लेकिन इसमें बस मुख्य नाम 2-4 ही हैं जो, और फिगर चित्र भी इम्पॉर्टेंट है, ये दे सकता है तो चित्र इसका इम्पॉर्टेंट, और 2-4 मुख्य बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। नर में वृषण एक चमड़े की थैली नुमा रचना वृषण कोश के अंदर बंद रहती है और यह शरीर के बाहर लटकती हुई रहती है। इसका कारण ये है कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है वृषण में? मादा जनन तंत्र के बारे में बाद में भी, नर जनन तंत्र। वृषण में बनता क्या? बहुत बोर्ड मॉडल 1 नंबर का आउट क्वेश्चन। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु के बनने के लिए शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सी, लेकिन शुक्राणु के बनने के लिए
शरीर के ताप से 2 या 3 डिग्री ताप कम होना चाहिए। इसी कारण वृषण कोश के अंदर शरीर से बाहर स्थित होता है ताकि शुक्राणुओं को उचित ताप में निर्माण हो सके। तो वृषण में बना शुक्राणु, अब ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी नलिका द्वारा मूत्र नलिका से लूप बनाती हुई नीचे की ओर उतरती है। पूरा शुक्रवाहिनी ही है ऐसे, तो शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होते हुए ऐसे नीचे की ओर उतरती है और यहाँ पर मूत्राशय है। मूत्राशय की नली और ये शुक्रवाहिनी दोनों मिलकर एक सामान्य नलिका बनाती है जिसे मूत्र जनन नलिका कहा जाता है, जिससे मूत्र या शुक्राणु दोनों समय समय पर बाहर आते हैं। अब जब शुक्रवाहिनी से शुक्राणु आगे बढ़ते हैं तो इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट आपका हुआ, प्रोस्टेट ग्रंथि से एक द्रव स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट द्रव या प्रस्थ द्रव। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव इसमें मिल जाता है और उसी समय आइए ऊपर में और एक शुक्राशय है, शुक्राशय से भी शुक्राशय द्रव निकलता है। ये दोनों द्रव मिलकर शुक्राणुओं का पोषण करते हैं और उसे गीला बनाते हैं, तरल बनाते हैं, तरल माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे शुक्राणु इस तरह की आकृति का होता है जिसमें आनुवांशिक गुण होते हैं। एक सिर होता है और एक पतला सा पूंछ होता है इसमें। इस तरह से शुक्राणु तरल माध्यम में गतिशील होता है और शुक्राशय द्रव तथा प्रोस्टेट द्रव शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। इस तरह से शुक्राणु समय से मूत्र जनन नलिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बस नर जनन तंत्र का 2 ही इम्पॉर्टेंट है, वृषण जिसमें क्या बनता है, शुक्राणु। वृषण नर का प्रमुख जनन अंग है, बोर्ड मॉडल, और इसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। इसके अलावा वृषण में एक और काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन। क्या निकलता है वृषण से, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है, जिसको आप नर हार्मोन के भी नाम से जान सकते हैं। यानी प्रोजेस्टेरॉन बोलें या नर हार्मोन बोलें। क्योंकि जितने भी नर गुण हैं, बालक के शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं, इसका जिम्मेवार कौन है, तो प्रोजेस्टेरॉन है। इसी कारण प्रोजेस्टेरॉन को नर हार्मोन भी बोला जाता है। तो वृषण में 2 कार्य हुए, एक तो शुक्राणु का निर्माण हुआ, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण हुआ। इस तरह से अब प्रोजेस्टेरॉन नर लिंग के जितने भी गुण हैं उसके लिए उत्तरदायी है। शुक्राणु वृषण से निकलकर शुक्रवाहिनी से होते हुए और उसमें शुक्राशय द्रव प्रोस्टेट द्रव दोनों मिलते हैं और इस तरह से वह एक सामान्य नलिका मूत्र जनन नलिका द्वारा बाहर निकलती है। और ये हुआ नर जनन तंत्र, जिसमें बस 2-3 चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, फिगर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मादा जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके।